हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि राजस्थान सेट 2026 का एग्ज़ाम जो कि अभी शेड्यूल्ड है सितंबर 2026 में, उसके लिए स्टूडेंट आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी हालांकि फॉर्म दोबारा रीओपन हुए हैं और जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज है 3 अगस्त है आज। और आज भी फॉर्म ओपन है, यानी कि दोबारा फॉर्म ओपन किए गए थे। अब स्टूडेंट के मन में ये भी क्वेश्चन है कि अगर दोबारा फॉर्म रीओपन हुए हैं तो क्या एग्ज़ाम टाइम पर होगी या पोस्टपोन होगी, वो देखा जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैथमेटिकल साइंस के डिस्कशन के लिए यूट्यूब पर कोई वीडियो अभी उनको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं राजस्थान सेट के लिए। तो हमने सोचा कि कुछ वीडियोज, डिस्कशन वीडियोज हम यहाँ पर तैयार करते हैं। राजस्थान सेट में जो सिलेबस है वो नेट वाला ही रखा गया है। पैटर्न थोड़ा सा चेंज है मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए या CSIR वालों के लिए। यहाँ पर 2 पेपर होंगे। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा, सेकंड पेपर मैथमेटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो जो सिलेबस है वो CSIR नेट वाला ही है। और CSIR नेट में आप देखेंगे कि 2 यूनिट है, 4 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट में 2 टॉपिक होंगे। एक तो आपको ये दिखेगा रियल एनालिसिस और एक दिखेगा ये लीनियर एलजेब्रा। तो हम लीनियर एलजेब्रा की सीरीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। हम पूरा सिलेबस तो शायद एग्ज़ाम से पहले नहीं कवर करवा पाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं बचा है। लेकिन हम जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हम इसमें कवर करवाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। हम यहाँ पे डेफिनेशन, कुछ वर्किंग एग्जांपल, कुछ प्रॉपर्टीज और क्विक रिवीजन पर बात करेंगे। उसके बाद एक बार हमारा चैप्टर हो जाता है, फिर हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो ना केवल सेट बल्कि ऐसी किसी और मिलती जुलती एग्जाम में या फिर नेट की एग्जाम में आए हुए हैं, उनको भी हम डिस्कशन में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं। चैप्टर के बारे में बात करें तो ये सेट के लिए हम तैयार करें 2026 के लिए। वैसे इसमें जो पैटर्न है वो CSIR UGC नेट वाला सिलेबस है, वही फॉलो होता है। और लीनियर एलजेब्रा है वो यूनिट 1 में आता है। यूनिट 1 में, चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें कवर की जा सकती है वो आप देखते हैं। वैसे अभी हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात यहाँ पे करेंगे। ये आपका सिलेबस है रियल एनालिसिस का और ये है आपका लीनियर एलजेब्रा का। ये दोनों यूनिट 1 में आते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यूनिट 1 और यूनिट 2 हो गई। अब हम लीनियर एलजेब्रा शुरू कर रहे हैं। तो लीनियर एलजेब्रा का डिटेल्ड सिलेबस देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे वेक्टर स्पेस, उनकी सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स, उनकी रैंक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसी के अंदर आती है कैली हैमिल्टन थ्योरम। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और बेसिस को चेंज करना, कैनोनिकल फॉर्म्स, डायगोनल फॉर्म्स, ट्रायंगुलर फॉर्म्स, जॉर्डन फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें। इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इसमें आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये अलग अलग कुछ टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो डिस्कस करने लायक हैं। लेकिन आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम केवल मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। और ये जो सारे चीज़ें हैं ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो हम, हो सकता है कि इस चैप्टर को एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करें, वो हम पढ़ते पढ़ते देखेंगे। अगर ऐसा लगता है कि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम उसको यहाँ पर रोक करके अगले पार्ट में आएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आई होप ये तो सब आपने पढ़ा हुआ होगा। तो मैट्रिक्स से कुछ भी नहीं है, नंबर्स का, या कई बार कुछ और क्वांटिटी हो सकती है, पर यूजुअली हम नंबर पर ही काम करते हैं। तो नंबर पर m रोज और m कॉलम्स का एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट और उसके अलावा ये कुछ नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। और जो नंबर हैं ये एलिमेंट कहलाते हैं मैट्रिक्स के। और एक मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम है तो इसका जो साइज है वो m टाइम्स n हो जाएगा, यानी रो टाइम्स कॉलम। ये इसका मैट्रिक्स का साइज या ऑर्डर हो जाता है। साइज का मतलब है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं वो देखेंगे तो सीधे सीधे m मल्टीप्लाई n जो भी इसका आंसर आएगा वो उसने इसकी साइज हो जाएगी। और जो इसके एलिमेंट है उसको AIJ से डिनोट करते हैं। AIJ का मतलब है
IB रो, IS रो एंड JS कॉलम, तो ये इसमें आता है। इसके बाद अगर हम 2x3 के मैट्रिक्स की बात करें तो एक हमने एग्जांपल लिया है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर शराबा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा शोर है। A11 हमारा एलिमेंट ये हो जाएगा, A12 ये हो जाएगा, A13 ये हो जाएगा ith रो यानी फर्स्ट रो, और ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा आपका सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा आपका थर्ड कॉलम। तो ये आपके रो एंड कॉलम, ये आपको आता हो। इक्वल मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे यदि उनके हर एक उनका ऑर्डर सेम हो और हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ये तो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन होगी। एग्जांपल के लिए कोई अगर मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है यानी इनके सारे एलिमेंट इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो यहाँ पे आएगा अल्फा इक्वल 1 होगा, बीटा इक्वल 2 होगा, गामा इक्वल 3 होगा एंड डेल्टा इक्वल 4 होगा। तो इस तरह से इक्वल मैट्रिसेज की बात की जाती है। इक्वल मैट्रिसेज में ए और बी हैं, देन ए एंड बी मस्ट बी कन्फर्मेबल फॉर ऑल मैट्रिक्स ऑपरेशन, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इज फंडामेंटल इन सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन। इक्वालिटी कैसे काम आती है, जैसे आप कोई मैट्रिक्स इक्वेशन है ए एक्स इक्वल बी, तो ये इक्वालिटी ऐसे काम आएगी, लेफ्ट साइड में ए एक्स की जो वैल्यू है वो राइट साइड में बी के वैल्यू के इक्वल होगी। उससे हम जो अननोन एक्स मैट्रिक्स है, ये हमारा अननोन होता है यूजुअली, जिसको हमको फाइंड करना होता है, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और टाइप ऑफ मैट्रिसेज, तो टाइप ऑफ मैट्रिसेज में हम काफ़ी सारे मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स है, इसमें केवल एक ही रो होती है, ये 1 क्रॉस n टाइप का हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें m क्रॉस 1 टाइप का हो जाएगा, इसमें एक ही कॉलम होता है। रो मैट्रिक्स में एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। ये थोड़ा सा अगर जल्दी हो तो आप इस वीडियो को रोक करके सोच सकते हैं, क्योंकि हम इसको फास्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 12th क्लास की चीज़ें हैं जो आप सबको यूजुअली आती हैं। आप लोग यहाँ पे सेट की अगर एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप कम से कम ग्रेजुएशन और हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी चीज़ें होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितनी रो हो उतनी ही कॉलम हो, यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन टाइप से हम अगर इसको डिनोट करते तो यहाँ पे m बराबर n होता है, इसको कैपिटल ए लिख देते हैं, यानी कि n क्रॉस n टाइप का जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में जो ये वाली एंट्री होती है, ये जो एंट्री होती हैं ये कहलाती हैं डायगोनल एंट्रीज। और ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, अगर एलिमेंट की बात करें तो A11 A22 A33 एंड सो ऑन ANN, इस टाइप की जो एंट्रीज होती हैं वो डायगोनल एंट्रीज कहलाती है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं वो अगर जीरो हैं, तो जो ऐसा मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सारी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, दैट इज Aij इक्वल 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल 0, तब उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स को कई बार ऐसे दिखा देते हैं DIAG, डायगोनल के लिए शॉर्ट में, और जो डायगोनल एंट्रीज जैसे 2 5 3 इनसे डिनोट कर देते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। फिर जीरो नल मैट्रिक्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो हो वो जीरो मैट्रिक्स कहला जाएगा। और अगर जीरो मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट जोड़ते हैं या कोई वो दूसरा मैट्रिक्स ऐड करते हैं, या मैट्रिक्स में कोई जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं, तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है, जैसे जीरो नंबर होता है कुछ कुछ वैसा ही। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो ये तो आपके पास फॉर्मल कुछ चीज़ हो गई जो लिखी हुई है, इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। अगर ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n, बी कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस p, तब इसका जो प्रोडक्ट है ए बी वो हो जाएगा m क्रॉस p टाइप का, जहाँ पे उसकी एंट्री जगह सी आई जे है। तो सी आई जे कैसे बनेंगी, इस मैट्रिक्स की पहली किसी रो को
दूसरे मैट्रिक्स के उसी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर और उनको ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो उस सी आई जे की एंट्री होगी। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो सेम हो। यानी ये इसके बाद वाला और इसके पहले वाला अगर सेम हो तो बचेगा क्या, ये शुरू का और लास्ट का, यानी कि पहले का रो दूसरे का कॉलम, ये जो ऑर्डर है वो बच जाएगा और ये बन जाएगा सी एम क्रॉस पी टाइप का। तो सारे मैट्रिक्सेज का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कुछ स्पेशल कंडीशन है कि कौन किसकी रो किसके कॉलम के बराबर हो, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के नंबर के बराबर हो तो ही पॉसिबल है। अब ए क्रॉस बी है, इसका मल्टीप्लिकेशन देखें तो इसका अगर सी होता तो कैसे बनता, पहला रो और इसका पहला कॉलम, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। इसी तरह से दूसरी एंट्री के लिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 18। इसी तरह से 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 15 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ जाएगा 30। इसी तरह से फोर्थ में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 8 प्लस 20 प्लस 36, इनको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 22, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 4 और 15 45 प्लस 4 यानी 49, हो जाएगा 36 प्लस 20 यानी 56 प्लस 8 यानी 64। ऐसा कुछ हमारा सी बन जाएगा मैट्रिक्स जो हमको ए और बी के मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हुआ है। ये देखो इसमें हमने इस स्लाइड में हमने इनको मल्टीप्लाई भी किया हुआ है तो ये आपको दिख गया 22, 28, 49 है 64 जो हमारा सही है। हाँ ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड को। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज का हमने एग्जांपल तो देखा, इसकी कुछ की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज है वो एसोसिएटिव होता है, यानी पहले दो मैट्रिसेज का मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करें या पहले किसी एक मैट्रिक्स का दो दूसरे मैट्रिसेज के मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करें। आप देखो इसको सिंगुलर फॉर्म में, यानी एक अगर मैट्रिक्स है, कई बार स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, एक है तो मैट्रिक्स, और अगर एक से ज़्यादा है, प्लूरल है या बहुवचन है तो उसको बोल देते हैं मैट्रिसेज। एक को बोलते हैं मैट्रिक्स और एक से ज़्यादा को बोल देते हैं मैट्रिसेज। मैंने ये इसलिए अलग से बताया क्योंकि हो सकता है मैं कई बार फ्लो में मैट्रिक्स की जगह पर मैट्रिसेज बोल दिया हो या मैट्रिसेज की जगह पर मैट्रिक्स बोल दिया हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें कंडीशन भी है कि ऐसे तो अपन ए बी का सी से मल्टीप्लाई करें या सी बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें, तो उसमें क्या कॉमन होना चाहिए कि अगर ए हमारा ए और बी का भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है और बी और सी का भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो ए मान लो एम क्रॉस एन का है, बी अगर पी क्रॉस क्यू का है और सी आर क्रॉस एस का है, ये अपन एक बार मान लेते हैं। अब ए और बी की मल्टीप्लाई पॉसिबल होने का मतलब है कि एन और पी इक्वल होने चाहिए, एन इक्वल पी होना चाहिए। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो बचेगा एम मल्टीप्लाई क्यू का, ये अपना बच जाएगा। अब क्यू और आर भी इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब है क्यू इक्वल आर होने चाहिए। दो चीज़ हमारे पास आ गई। अब इधर वाली बात करते हैं, इधर में बी और सी का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो रहा है, यानी यहाँ से हमारे पास क्यू इक्वल आर आ रहा है तो क्यू इक्वल आर आ गया। दूसरा ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी क्रॉस सी से, तो यहाँ से एन क्रॉस पी आ रहा है, इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ए बी सी और ए मल्टीप्लाई बी एंड सी, इसके लिए कंडीशन क्या है कि एन इक्वल पी हो, क्यू इक्वल आर हो, इस कंडीशन में तभी ये चीज़ एसोसिएटिविटी वाली हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
यानी कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। कुछ स्पेशल केसेज में हो सकता है कि कोई दो मैट्रिक्स ले लें आप, दो मैट्रिसेज ले लें आप और उनको कम्यूट करके दिखा दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मैट्रिसेज कम्यूटेटिव हो। तो इन जनरल हम इनको कम्यूटेटिव नहीं कहते हैं। और अगर ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन टाइप का, आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई मल्टीप्लाई ए इक्वल ए होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज तो 1 हो, जैसे इसकी बात करें, बाकी सारी एंट्रीज हैं इसकी 0 हो। इस 4x4 कितने का बन गया? 3x3 का, 4x4 का बना रहे हैं हम, तो इसको 2 3 4 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। यानी कि इसकी डायगोनल एंट्रीज तो 1 हो, बाकी सारी एंट्रीज हैं वो 0 हो जाए। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, कोई ए ओ ओ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको अगर ए किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नल मैट्रिक्स ही हमें मिल जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। हाँ, अब एक अच्छी प्रॉपर्टी है, थ्योरम या रिजल्ट मान सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए हमने कोई मैट्रिक्स बना लिया, मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। और दूसरा मैट्रिक्स है कोई भी बी, जिसको मान लेते हैं हम B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। ये हमारे 3x3 के मैट्रिक्स हैं। इसको मान लिया बी, इसको मान लिया ए। अब ये रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए की सारी रो या सारे कॉलम, किसी भी चीज़ की बात कर सकता हूँ, पहले रो की बात कर लेते हैं। मान लो इसके सारी रोज का जो सम है A11 प्लस A12 प्लस A13 अल्फ़ा हो, इसी तरह से इस रो की सारी एंट्रीज का सम भी अल्फ़ा हो और इस रो की सारी एंट्रीज का सम अल्फ़ा हो, मान लो। और बी मैट्रिक्स की सारी रोज के एंट्रीज का जो सम है वो मान लो बीटा हो। ये कॉलम पर भी यही बात लागू होगी। हाँ भैया, हम रो की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई सी मैट्रिक्स है जो ए और बी के मल्टीप्लाई से बना है, जो ऐसे बना है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, तो इसकी जो रोज हैं उनमें हर एक रोज के प्रत्येक एलिमेंट का हम सम करेंगे तो वो आएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। सेम बात कॉलम के लिए भी लागू हुई। मान लो इसके कॉलम का नाम, कॉलम के एंट्रीज का सम मान लो कुछ गामा 1 है, गामा 1, गामा 1, और इसके कॉलम के एंट्री का सम गामा 2, गामा 2, गामा 2। तो सी के जो कॉलम्स हैं उनकी एंट्री का सम हो जाएगा गामा 1 मल्टीप्लाई गामा 2। अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ की आउटलाइन दी हुई है कि ये चीज़ कैसे काम करेगी, तो उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये वही दिखा रहा है कि अगर ए और बी के किसी भी रो या कॉलम के लिए एंट्रीज का सम अल्फ़ा और बीटा हो तो वो चीज़ कैसे काम करेगी। ये आउटलाइन की फॉर्म में मैंने दे दिया ताकि अगर आप चाहें तो उसको काम कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ये हमने एक वर्किंग एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर ए की एंट्रीज के लिए बात करें तो पहली रो के दोनों एलिमेंट का सम 2 है, दूसरी रो के दोनों एलिमेंट का सम 2 है। बी की बात करें तो बी में ये 3 है और ये सम 3 है। तो अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, यानी 6। यहाँ पे कुछ इशू है शायद, देखते हैं। 2 और 3 मल्टीप्लाई देखते हैं, शायद हमने सही नहीं किया है। 2, हाँ यहाँ पे 4 है तो सही है। यहाँ पे इसकी सारी एंट्रीज का सम है 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6 आ रहा है। यानी कि पहले मैट्रिक्स की हर एक रो की सारी एंट्रीज का सम 2 है, दूसरे का 3 है, तो दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स बन रहा है उसके लिए 6 आ जाएगा। ये एक्यूरेट है। हमने एक एग्जाम्पल से इसको दिख लिया। ट्रायंगुलर की बात करें तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें इस टाइप की कोई चीज़ें हों, यानी कि
अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो डायगोनल और उसके ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं उनके अलावा जो बची हुई एंट्रीज हैं अगर वो जीरो हों, या लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो डायगोनल के ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं वो अगर जीरो हो तो ये मैट्रिसेज हैं वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो वैसे देखने में तो आपको इसे पता चल जाता है कि अगर नीचे वाली एंट्री जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर, अपर वाली नॉन जीरो होंगी, या ऊपर वाली जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर। ये यहाँ पे उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का तरीका है, ए आई जे इक्वल जीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे, और ए आई जे इक्वल जीरो फॉर आई लेस देन इक्वल, सॉरी आई लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, इक्वल नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कुछ की प्रॉपर्टीज कि सम ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सम ऑफ टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेज इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगा। ट्रांसपोज की बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, इसके ट्रांसपोज का मतलब होता है इसकी रोज को तो कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए। तो अगर हमने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया तो हो जाएगा A12, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया तो हो जाएगा A21, A22। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगा, क्योंकि उसकी रो है वो कॉलम बन गई, कॉलम है वो रो बन गए। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। वैसे अभी हमने डिटरमिनेंट की डेफिनेशन नहीं देखी है, पर डिटरमिनेंट अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का देखना हो तो पूरी मेहनत करने के बजाय इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 यानी 18, वो उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 24, इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है यदि इफ एंड ओनली इफ इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हो। क्यों? क्योंकि अगर डायगोनल एंट्रीज में कुछ भी जीरो आ गया तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाएगा, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो वो इन्वर्टिबल नहीं होता। ये हम डिटर्मिनेंट भी देखेंगे तब इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। और इनवर्स की बात करें तो इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अपर और लोअर ट्रायंगुलर, यानी कि अपर ट्रायंगुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इनवर्स अपर ट्रायंगुलर होगा और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स लोअर ट्रायंगुलर होगा, बशर्ते इसमें शर्त यह है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होना चाहिए। अगर वो इन्वर्टिबल ही नहीं है तो हम इनवर्स की बात नहीं कर सकते। ये आ गया ट्रांसपोज, जो हमने देखा था कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए। ये डेफिनेशन या सिंगल लाइन वाले स्टेटमेंट इस तरीके से लिखें ताकि आप इनको मैथमेटिकल देख पाएँ, तो आप इनको रोक करके वीडियो रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो ये 2/3 का मैट्रिक्स है, इसमें हमने रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम को रोज बना दिया, तो हमारा मैट्रिक्स है वो 3x2 का बन गया। ये एग्जाम्पल है। अब कुछ की प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद हो जाता है। दो मैट्रिक्सेज के सम का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दें, सेम चीज़ होगी। लेकिन अगर दो मैट्रिसेज हैं उनका अगर हमको ट्रांसपोज लेना है उनके मल्टीप्लाई का, तो वो रिवर्स होगा, यानी पहले दूसरे वाले का ट्रांसपोज फिर पहले वाले का ट्रांसपोज। अगर ये एक से ज़्यादा हैं तो पहले लास्ट वाले का होगा फिर फर्स्ट वाले का। जैसे 3 का एग्जांपल लें, ए बी और सी का ट्रांसपोज रहेगा सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में वो उसके नेगेटिव के बराबर होता है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है उसको भी हम बाद में देखेंगे, पर चूँकि अभी हम ट्रांसपोज पढ़ रहे हैं तो मैंने उस प्रॉपर्टी को यहीं पर लिख दिया ताकि आपको बाद में काम आए। एक होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसको हर्मिशियन एडजॉइंट भी बोल देते हैं। ट्रांसपोज में तो क्या किया हमने कि उसकी रो को तो कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना लिया, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आता है तो क्या करते हैं,
कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के लिए कि रो को तो कॉलम बना देते हैं, एक मिनट इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, लेकिन साथ में अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख देते हैं, यानी कॉन्जुगेट किया फिर उसका हमने ट्रांसपोज लिया फिर कॉन्जुगेट कर दिया, बात बराबर है। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में हम ट्रांसपोज भी बनाएंगे और कॉन्जुगेट भी लेंगे। इसकी प्रॉपर्टी जो कहीं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की हम स्टार से शो कर रहे हैं कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स खुदा जाता है, दो मैट्रिसेस के सम का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उनके अलग अलग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर स्केलर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तब तो उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, नहीं तो यूजुअली वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दो मैट्रिसेज हैं उनका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उनके मल्टीप्लाई का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा, और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसके कॉन्जुगेट के बराबर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के जो ट्रेस का मतलब होता है उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका सम। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोटेड बाय TR, मतलब A11 A22 अप टू ANN, इन सारी एंट्रीज का सम उसका ट्रेस कहलाता है। ट्रेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरह याद रखना है, वैसे चीज़ सिंपल है पर आपको दिमाग में रहना चाहिए ट्रेस क्या है, क्योंकि आगे जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रेस काम में आएगा जगह जगह। और कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो, और ट्रेस में हमें कुछ नहीं करना, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है उनको हमको जोड़ देना, या फिर 1 5 और 9 को ऐड कर दिया तो 15 आ गया। तो बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार हमको नहीं पता होता है तो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। ये ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टी, दो मैट्रिसेस के सम का ट्रेस उनके अलग अलग ट्रेस के सम के बराबर होगा। स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर ट्रेस निकालें, या ट्रेस निकाल कर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, सेम होगा। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रेस और उस मैट्रिक्स का ट्रेस दोनों बराबर होते हैं। और ट्रेस में साइक्लिक प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, जैसे 3 मैट्रिक्स हैं ABC, तो एक तरह से साइकिल की फॉर्म में आता है। कैसे मान लो, यानी ट्रेस ऑफ ABC इक्वल ट्रेस ऑफ, यहाँ से शुरू करें तो BCA बराबर होगा ट्रेस ऑफ C से शुरू करें तो CAB। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ट्रेस में ये चीज़ प्रॉपर्टी फॉलो होती है जो साइक्लिक परम्यूटेशन है। ट्रेस ऑफ A स्टार इक्वल कंजुगेट ऑफ ट्रेस ऑफ A, किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज का ट्रेस ले लो या ट्रेस लेकर के उसका कंजुगेट निकालो। अगर A रियल सिमेट्रिक है तो ट्रेस भी रियल होगा। अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिसेज हैं तो उनका ट्रेस है वो इक्वल होगा। सिमिलर मैट्रिक्स की बात भी हम करेंगे बाद में, पर अभी के लिए याद रख सकते हैं कि दो सिमिलर मैट्रिसेज के ट्रेस भी सिमिलर होते हैं। डिटर्मिनेंट की भी बात करेंगे और डिटर्मिनेंट में क्या है। अब एक रिजल्ट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसको किसी मैट्रिक्स के साथ किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो उसमें जो मैट्रिक्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पर क्या इफेक्ट होगा। जैसे ये मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है A, इसको अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें होगा कि इसकी हर एक रो है, इसकी जो एलिमेंट है पहला, इसकी रो के हर एक एलिमेंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 2 और 2 4 2 और 3 6। ऐसे 3 या 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 12 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 18 हो जाएगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपको काम आती है जब डायगोनल मैट्रिक्स दिया हो तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में, यानी अगर हम मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगले मैट्रिक्स की सारी रोज के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें एग्जांपल नहीं दिया हुआ है पर मैं इसको इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा देता हूँ कि अगर हम AD कैलकुलेट करते क्या होता, इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाता।
तो इस कॉलम से इस वाले में तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी है हमारा 2x2 है, ए है हमारा 2x3 है, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। पर अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता तो डायरेक्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाता। बैकग्राउंड में शोर है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो कहलाता है जिसके लिए उसका स्क्वायर उस मैट्रिक्स के बराबर हो। अब इसमें आगे हमें क्या चीज़ देखनी है कि अगर ए स्क्वायर इक्वल ए है, अगर हम ए क्यू की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। इसको लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर तो हमारा ए के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं हम ए मल्टीप्लाई ए। इसको हम लिख सकते हैं वापस ए स्क्वायर, इसको हम वापस लिखते हैं ए। इसी तरह से ए रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं हम ए रेज टू पावर 3 डॉट ए। अब ए रेज टू पावर 3 की वैल्यू तो ए हमारे पास आ ही रही है, तो इसको ले सकते हैं हम ए मल्टीप्लाई ए इक्वल ए स्क्वायर इक्वल ए। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो इसकी 2 से बड़ी कोई भी पावर होगी वो उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी। एग्जाम्पल है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कि ए है, इसका स्क्वायर भी ए के बराबर होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कुछ की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ए अगर आइडेम्पोटेंट है तो ए रेज़ टू पावर एन इक्वल ए होगा एन के सारे 1 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर के लिए। आइगन वैल्यूज हमें पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो 0 होंगी या 1 होंगी। इसका ट्रेस है वो रैंक है के बराबर होगा, वो हम जब आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। और अगर आइडेम्पोटेंट है तो आई माइनस ए की अगर हम बात करें तो आई माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा आई माइनस ए मल्टीप्लाई आई माइनस ए। यहाँ पे हम बात करें तो आई स्क्वायर माइनस आई ए माइनस ए आई प्लस ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम आई माइनस 2a प्लस ए, क्योंकि ए स्क्वायर तो इक्वल ए हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वापस आई माइनस ए। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर कोई ए है तो आई माइनस ए भी आइडेम्पोटेंट होगा। अगर ए कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल है तो इसकी जो वैल्यू है वो मतलब वो डायरेक्ट हम कह सकते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। ये क्यों होगा? जब हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें ऑब्वियस हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो आप प्रॉपर्टीज़ की तरह याद रख रहे हैं, लेकिन बाद में आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ए और बी दो आइडेम्पोटेंट हैं, और ए बी बराबर बी ए अगर होता है तो ए बी भी आइडेम्पोटेंट होगा। ये हमने इसलिए कहा क्योंकि ए बी का बी ए यूजुअली हम मांगते हैं कि दो मैट्रिसेज हैं वो कम्यूट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कम्यूट कर रहे हैं स्पेशल केस में तो ए बी आइडेम्पोटेंट होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे ए बी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम ए बी मल्टीप्लाई विद ए बी, एसोसिएटिव होता ही है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी। अब हमारे पास कंडीशन दी हुई है ए बी बराबर बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी और बी। इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। एक स्टेप बीच में मैंने रोक दी थी, ए डॉट बी डॉट ए से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए होता है, बी स्क्वायर बराबर बी आइडेम्पोटेंट में, तो वापस हमारे पास ये आ गया। ओनली नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ये भी क्यों है ये हम आइगन वैल्यूज में आसानी से समझ पाएंगे। फिर आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो निल हो जाए या नल हो जाए, यानी कि उसकी कुछ पावर करने पर वो 0 आ जाए, और उसका जो इंडेक्स होता है निलपोटेंट का वो होता है कि ऐसी छोटी से छोटी पावर जो पावर करने पर मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। इसकी कुछ की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स की। निलपोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा 0 होगा। वो क्यों होगा? हम आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे तब हमें आ जाएगा, पर होगा। इसकी सारी आइगन वैल्यू 0 होती हैं। उसके ट्रेस होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स का, वो 0 होता है। ए अगर के इंडेक्स का निलपोटेंट मैट्रिक्स है और अगर आई माइनस ए इन्वर्टिबल है
तब आई माइनस ए इनवर्स की वैल्यू आई प्लस ए स्क्वायर इस तरह से अप टू ए के माइनस 1 के बराबर होगी। अगर ए और बी निलपोटेंट हैं, ए बी बराबर बी ए है, तो ए प्लस बी और ए बी भी निलपोटेंट होंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने आइडेम्पोटेंट के लिए बात की थी, ऐसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करके कुछ चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए ऐसे मान लो होमवर्क है। स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिनका जो जीरो डायगोनल हो वो निलपोटेंट होंगे। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है, इसकी अपर ट्रायंगुलर की है और इसकी डायगोनल वैल्यू 0 है, इसमें हम बाकी सारी वैल्यू 0 हैं, तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ये आपको चीज़ें याद रखने में आसान याद रखने से क्वेश्चन करने में आसान रहेंगी। और किसी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए निलपोटेंसी की जो इंडेक्स होती है वो उसके ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि अगर ए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम ए रेज टू पावर एन अगर 0 होता है तब तो ये 0 होगा। अगर तब भी अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर ए की कोई भी आप पावर कर लो जो एन से बड़ी हो, वो फिर 0 नहीं होगा। यानी 3 cos 3 का मैट्रिक्स है और वो ए क्यूब इक्वल 0 हो सकता है तो ही 0 होगा, नहीं इस ए क्यूब के बाद आप कोई भी पावर बढ़ा लो, अगर 3 बार में 0 नहीं हुआ तो फिर कभी 0 नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल आई। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज, अगर ए इनवॉल्यूटरी है तो ए खुद का इन्वर्स होगा। कैसे? जैसे मान लो ए इनवर्स इक्वल ए है तो दोनों तरफ अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो यह जाएगा ए इनवर्स और ए इक्वल हो जाएगा आई और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। चेक कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। इसके लिए इसका जो आइगन वैल्यू जो 1 या -1 होगी, डिटर्मिनेंट है वो 1 या -1 होगा। ए और बी इनवॉल्यूटरी है और ए बी बराबर बी है तो ए बी भी इनवॉल्यूटरी होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हमेशा इनवॉल्यूटरी होता है। और अगर ए इनवॉल्यूटरी है तो हाफ ऑफ 1 आई प्लस ए, ये जो है वो आइडेम्पोटेंट होगा, 1/2 आई प्लस ए। अभी कैसे होगा इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे हमने ऊपर बहुत सारे बार किया है। एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या जिसको बोलते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू अगर आई के बराबर आती है, ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू अगर आई आ जाए, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई आ जाए तो ये जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल। इसका मतलब है कि इसका ट्रांसपोज और इसका इनवर्स बराबर हो। जैसे इसका एग्जांपल, इसको रोटेशनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। किसी मैट्रिक्स को ज्योमेट्रिकली रोटेट कर देता है ये मैट्रिक्स। इसमें कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई। इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है इस मैट्रिक्स की। इसमें क्या होता है, ए पावर एन थीटा की बात करें तो ए एन थीटा हो जाता है, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी पावर अगर हम एन लेते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। ये जो चीज़ है ये आपको आज होमवर्क की तरह है, ये आपको प्रूव करनी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा चीज़ें कैसे काम कर रही है। ये प्रूव करनी है। प्रूव कैसे करेंगे मैं आपको आइडिया देता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें क्या करोगे, पहले आप n इक्वल 1 के लिए इसको प्रूव करोगे जो कि दिख ही रहा है। उसके बाद n इक्वल किसी k के लिए प्रूव करोगे, k के लिए मान लोगे और फिर प्रूव करोगे कि n इक्वल k+1 के लिए भी ये ट्रू है। ऐसे आप इसको प्रूव करें। इसकी कुछ की प्रॉपर्टीज, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम है वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती है। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसको हम नॉर्म जिसका 1 हो और वो ऑर्थोगोनल हो।
और ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल की बात मैट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन सेट की बात करें तो जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तब हमारे पास ये चीज़ आएगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होगा या -1 होगा, और ये कंडीशन दी हुई है कि +1 कब होगा अगर ये प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो रोटेशनल, माइनस कब होगा जब ये रिफ्लेक्शन को दिखाए। रोटेशन और रिफ्लेक्शन है वो भी हम आगे देखेंगे, वो हम इसमें नहीं देखेंगे, लीनियर अलजेब्रा में नहीं देखेंगे, वो हम देख सकते हैं मॉडर्न अलजेब्रा यानी ग्रुप थ्योरी में। दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है वो +-1 होता है। आइगन वैल्यूज इसकी मॉडुलस 1 वाली होंगी, यानी +-1 होगी अगर मॉडुलस हम 1 ले रहे हैं तो। और ट्रांसपोज है किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का तो वो भी ऑर्थोगोनल होगा, और ये लेंथ और एंगल प्रिजर्व करता है, जो हमने देखा ना, ये हम आगे देखेंगे तब आपको बता पाएंगे। वैसे ऐसे मान लो कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वो प्रिजर्व होगी चीज़ें। यूनिटरी मैट्रिक्स, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ा था A² = I, इससे पहले जस्ट पहले हमने पढ़ा था A ट्रांसपोज इक्वल I, A ट्रांसपोज इक्वल I। इसी तरह से एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, कंडीशन आती है A*A इक्वल A इक्वल I, यानी किसी मैट्रिक्स का उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है यूनिटरी मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख लिए, तो आप इनको आसानी से समझ पाएंगे और वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। कुछ की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यूनिटरी मैट्रिक्स है, उसके जो एंट्रीज हैं किसी कॉलम या रो की, वो ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म करेंगी। कॉम्प्लेक्स में डिटरमिनेंट इसका 1 होगा, उसका डिटरमिनेंट का जो मॉड्यूलस है वो 1 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। इसकी जो आइगन वैल्यूज है मॉड्यूलस 1 की होंगी। रियल यूनिटरी मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, और उसका एक छोटा भाग ऐसे मान लो वो होता है ऑर्थोगोनल। जब रियल में बात करते हैं तो हम ऑर्थोगोनल की बात करते हैं, और कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो यूनिटरी आ जाता है। ये इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करता है, AX, AY इक्वल X, Y, इस तरह से। और ऑल वेक्टर के लिए AX इक्वल X का हम नॉर्म की बात करते हैं। ये आपके लिए आगे आने वाली चीज़ है, ये अभी के लिए मैंने केवल इसको प्रॉपर्टीज में डाल दिया है, हम आगे इनको समझेंगे। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है? नॉर्मल मैट्रिक्स में केवल इतना कि उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ ये कंडीशन फुलफिल हो, यानी कि मैट्रिक्स और उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हैं वो आपस में कम्यूट करें। तो सारे हर्मिटियन मैट्रिसेस इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स हम उसको सेटिस्फाई करेंगे, यूनिटरी मैट्रिसेस सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बात की A इक्वल A, यहाँ पे देखो A इक्वल A। तो कंडीशन तो वही है, यूनिटरी में केवल वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है, इस वजह से यूनिटरी है, बाकी वो नॉर्मल तो है ही। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यूरियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये नॉर्मल होते हैं, और डायगोनल मैट्रिसेस भी नॉर्मल होते हैं। कुछ प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स नॉर्मल होगा अगर ये यूनिटरली डायगोनलाइजेबल हो। डायगोनलाइजेबल की बात करेंगे हम, वो हमारे पास आगे आएगा, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूनिटरी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए इस तरह से, जहाँ पे D एक डायगोनल मैट्रिक्स हो। ये एक रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं। आइगन वैल्यूज किसके लिए? आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए नॉर्मल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। दो आइगन वेक्टर लिए हमने, कौन से आइगन वेक्टर? जो दो अलग अलग आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हों तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। और ये वाली कंडीशन ये तो आपने देखी है, ये सारे इसकी आइगन वैल्यू रियल होती है, मॉड्यूलस 1 होता है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैं इसको एक्चुअली नहीं बता पा रहा हूँ कि हमने आइगन वैल्यूज नहीं पढ़ा है। आप ये कह रहे होंगे बार बार जब मैं आइगन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं आइगन वैल्यूज में ही क्यों नहीं बताई? वो मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि कुछ स्टूडेंट जिन्होंने आइगन वैल्यूज पढ़ी हुई है
और मैं मान के चलता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको आइगन वैल्यूज पढ़ी हुई है, तो उनको यहाँ पे चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। फिर जब हम आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, ये वाली बात हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में की थी, अब ये आइगन वैल्यूज में आ रही है। और जब आप आइगन वैल्यूज एक बार समझ लेंगे, फिर वापस आप इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम स्मूथली समझ में आएंगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाता है, यानी कि ए आई जे बी एंट्री और ए जे आई एंट्री, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, ए आई जे एंट्री और ए जे आई एंट्री ये इक्वल हो। तो उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें, चेक करें क्या इक्वल आ रहा है, चेक करके कमेंट में बताएं क्या इक्वल है अपने ट्रांसपोज के या नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक होगा। किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें सिमेट्रिक आएगा। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ए बी, वो सिमेट्रिक केवल तभी होगा जब ए बी बराबर बी हो। चेक कर दें ए बी का ट्रांसपोज, उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अगर बी बराबर ए है, सॉरी बी ट्रांसपोज बराबर बी है और ए ट्रांसपोज बराबर ए है, तो हमारे पास ये बच जाएगा बी है। और अगर बी ए बराबर ए बी है तो हमारे पास हम उसको लग सकते हैं ए बी, ए चेक कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए हमेशा सिमेट्रिक होंगे। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज रियल होंगी। इसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यूज की, वो ऑर्थोगोनल होंगे। और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, ये आपको याद रखना है। इसको सिमेट्रिक में क्या होता है तो सिमेट्रिक जैसा, लेकिन उसमें एक नेगेटिव और आ जाता है, ए ट्रांसपोज इक्वल नेगेटिव ए। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात यह है कि इसकी जो डायगोनल एंट्री है वो हमेशा जीरो होंगी। अगर आपको कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा जाता है या कोई एग्जांपल दिया जाता है मैट्रिक्स का, फिर पूछते हैं क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप सबसे पहले ये देखें क्या उसकी डायगोनल एंट्री जीरो है। अगर उसकी डायगोनल एंट्री जीरो नहीं है तो उसकी सिमेट्रिक होगा ही नहीं, या डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो तो भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर उसकी सारी डायगोनल एंट्री जीरो है तब आपको आगे की चीज़ें चेक करनी होंगी। कुछ प्रॉपर्टीज सिंपल, ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, के से मल्टीप्लाई करो तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे पहला पार्ट तो हो जाएगा सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि कोई मैट्रिक्स ए है उसको दो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के इस तरह से कॉम्बिनेशन में यूनिकली लिख सकते हैं, जहाँ पे पहला पार्ट सिमेट्रिक है दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है, और इसको रिप्रेजेंट करने का ओनली वन वे है, यानी केवल एक ही प्रकार से इसको लिख सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। रियल इसकी बात कर रहे हैं। डिटरमिनेंट इसका जीरो होगा अगर ए ऑड है, यानी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड है तो वो हमेशा जीरो देगा डिटरमिनेंट। अगर इवन है तो फिर हमको चेक करना है। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। हार्मिशियन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक की बात करते हैं तो हम वहाँ पर केवल रियल की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज लेते हैं। हार्मिशियन में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आता है, केवल इतना अंतर है कि जो वैल्यूज हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स हैं तो हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो मैट्रिक्स के बराबर जाए तो हार्मिशियन हो जाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे ये देखो, आप इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लोगे तो चेक करके बताओ क्या ये हर्मिशियन है या नहीं। ए अगर हर्मिशियन है तो ए प्लस बी हर्मिशियन होगा, किसी के से मल्टीप्लाई कर दो तो हर्मिशियन होगा। किसी ए के लिए ए ट्रांस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए हर्मिशियन होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज हर्मिशियन होंगी। आइगन वेक्टर जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यूज हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स इज यूनिटरीली डायगोनलाइजेबल, ये आपको याद रखना है। ए हर्मिशियन है तो आयोटा ए स्क्यू हर्मिशियन होगा।
स्क्वायर हर्मिशियन क्या होगा कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पर नेगेटिव ए आ जाए तो स्क्वायर हर्मिशियन होता है। आप इस मैट्रिक्स को चेक करके बताएं क्या ये स्क्वायर हर्मिशियन है, कमेंट में बताएं। स्क्वायर हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज वही वैसी सेम मिलती जुलती है। अगर ए और बी स्क्वायर हर्मिशियन है तो ए प्लस बी स्क्वायर हर्मिशियन होगा, के से मल्टीप्लाई कर दें तो भी स्क्वायर हर्मिशियन होगा। किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए माइनस ए स्टार स्क्वायर हर्मिशियन होगा। इसको यूनिकली हर्मिशियन और स्क्वायर हर्मिशियन के लिए किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायर हर्मिशियन की आइगन वैल्यू या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। इसका डिटर्मिनेंट रियल होगा अगर जो स्क्वायर हर्मिशियन है वो ए वन ऑर्डर का है, और ए अगर स्क्वायर हर्मिशियन है तो आयोटा ए हर्मिशियन होगा। अब आती है बात सब मैट्रिक्स ऑफ है मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी रो या कॉलम या दोनों डिलीट करने पर बचा हुआ हिस्सा सब मैट्रिक्स है। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसमें हमने सेकंड रो हटा दी, इसको मैंने हटा दिया, थर्ड कॉलम को हटा दिया, तो बची हुई जो एंट्री है उनसे जो हमने एक मैट्रिक्स बनाया वो हमारा एक सब मैट्रिक्स हो गया, यानी उसी मैट्रिक्स की एंट्री में से सब मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी हर एक मैट्रिक्स अपने सब मैट्रिक्स होता है, क्योंकि हमने कुछ भी रो कोई भी कॉलम नहीं हटाई, जीरो रो हटा दिए, कोई मैट्रिक्स को बचेगा। और सब मैट्रिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फाइंडिंग माइनर्स कोफैक्टर्स रैंक ऑफ मैट्रिसेस, वो हम देखेंगे कि क्या होती है चीज़ें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड है माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का माइनर कहलाता है। वो हम देखते हैं क्या कैसे होता है। तो डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले देखते हैं। डिटर्मिनेंट में अगर हम 2x2 के मैट्रिक्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट होता है उसकी ये जो एंट्री है इनको मल्टीप्लाई करके माइनस ये वाली एंट्री। ज्योमेट्रिकली ये एरिया को दिखा सकता है अगर हम 2D की बात करें, या ज्योमेट्रिकली ये वॉल्यूम तक भी जा सकता है या और उससे आगे जा सकता है। हम यहाँ पे 2x2 की एक सिंपल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे किसी एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है ज्योमेट्रिकली। लेकिन अगर हम केवल इसे देखें तो ये इसके डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कोई भी एक स्केलर वैल्यू जो उससे एक इस तरह से जुड़ी हुई है, जो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज को या रूल को फॉलो करके बनाई गई है। 3x3 में क्या होता है, 3x3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे भी लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको डिनोट कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, मॉड्यूलस ऑफ ए। तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, A11 इसमें -1 की पावर आई प्लस जी होता है, ये -1 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो नंबर है आई प्लस जे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अल्टरनेटिवली ले लेते हैं, मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि A11 मल्टीप्लाई जो बचा हुआ सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट एक बार नेगेटिव ले लेंगे, A12 कोई भी रो या किसी भी कॉलम से 1-2 रो और कॉलम को डिलीट करने पर बचा हुआ पार्ट A21 A23 A31 A33 प्लस अल्टरनेटिवली A13 को ले लेंगे, 13 वाली रो और कॉलम को डिलीट करने पर बचा हुआ पार्ट A21 A22 A31 A32। और इनको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो भी मैट्रिक्स जो भी वैल्यू आएगी उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगी। ये हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मैं डिटर्मिनेंट को इतनी डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सबको आता है, आना भी चाहिए। हमारे पास समय भी इतना नहीं है कि हम डिटर्मिनेंट को अच्छे से डिस्कस करें। तो किसी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट केवल साइन का अंतर आएगा, उसकी मॉड्यूलस वैल्यू वो वही रहेगी। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल यानी एक जैसे हैं तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा। कोई भी रो या कॉलम में सारी एंट्री जीरो है तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। किसी भी रो को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें या किसी कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। और अगर किसी पूरे के पूरे मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट वो के की पावर n टाइम बढ़ जाएगा, जहाँ n उसका ऑर्डर है
और इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो इज अ सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि कोई भी रो या कॉलम में बची हुई दो रो या कॉलम का डिटरमिनेंट अगर हम करते हैं तो उसको अलग अलग अगर हम डिटरमिनेंट बनाएं, उनके सम के बराबर हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसको आप एग्जांपल लेकर के देखना, मैं इसको डिटेल में अभी नहीं बता रहा। किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम का मल्टीप्लाई ऐड कर दें तो जो डिटरमिनेंट है वो अनचेंज्ड रहेगा। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट उनके अलग अलग डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई के बराबर होता है। उसकी किसी पावर n का डिटरमिनेंट उसके डिटरमिनेंट की पावर n के बराबर होता है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/a के बराबर होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मॉडुलस 1 का होता है, इस फॉर्म में होता है e⁻θ। डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट उनके डायगोनल एंट्रीज के एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और ए सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है किसी भी एलिमेंट में, जैसे Cij कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में Cij एलिमेंट का -1⁻i+j और बचा हुआ जो मैट्रिक्स माइनर है या सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट। जैसे A11 का अगर हम कोफैक्टर निकालें C11 तो ये आएगा हमारा -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई विथ 5 6 8 9 इसका डिटरमिनेंट। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। कोफैक्टर का एग्जांपल ये रहा, हमने देखा अभी अभी C11 का कोफैक्टर ये रहा, प्रीवियस स्लाइड में से हमने इसको कैलकुलेट किया। C12 का कोफैक्टर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे C11 और C12 का कोफैक्टर निकालना दिया हुआ है, आपको बचे हुए एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके चेक करना है कि क्या आता है। अब कोफैक्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसी भी ith रो के लिए, मान लो, या कॉलम के लिए भी सेम चीज़ होगी, ith रो के लिए उसके सारे कोफैक्टर्स हैं उनको निकाला जाए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल जाता है। सेम बात कॉलम के लिए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, एडजॉइंट इसको एडज्यूगेट भी बोलते हैं, वो डिनोट किया जाता है एडजॉइंट ऑफ ए के। वो क्या होता है कि कोफैक्टर से हमने एक मैट्रिक्स बनाया, जैसे C11 हमने निकाल दिया, C12 निकाल दिया, C13 निकाल दिया, C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये सारे कोफैक्टर निकाल के हमने एक मैट्रिक्स बना दिया और उसका हमने ट्रांसपोज बना दिया, तो ये एडजॉइंट हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स ए का। इसको लिख देते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल। अब एडजॉइंट का एग्जांपल दिया हुआ है जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका, तो ये आपको चेक करना है कि कैसे आपने बनाया। हमने क्या किया, C11 लिया, C12 लिया, C13 लिया और उनको वैसे सेट करके फिर ट्रांसपोज ले दिया तो हमारा ये बन गया। एडजॉइंट हमारे पास देखते हैं क्या था पहले। ये था हमारे पास C11 क्या था -3, C12 था 6, ये हमने अलग मैट्रिक्स लिया क्या। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए या A एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए क्या होगा, ए के डिटरमिनेंट के बराबर मल्टीप्लाई आई, यानी A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए अगर कहीं भी दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पूरा सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी। अगर ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ए नॉन जीरो नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको इनवर्स निकालने में काम आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी होता है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट या एडजॉइंट का ट्रांसपोज सेम होते हैं। दो मैट्रिसेस में एडजॉइंट अगर निकालना है उनके मल्टीप्लाई का तो रिवर्सल लॉ फॉलो होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स है अगर वो n क्रॉस n का है तो क्या हो जाएगा, ए के मैट्रिक्स की पावर n-1 के बराबर।
-1 की बात कर रहे हैं तो 2 या 2 से बड़ा मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। एडजॉइंट अगर किसी k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k की पावर n-1 बाहर आ जाता है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, ये क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा इसके डिटरमिनेंट की पावर n-2 मल्टीप्लाई विद a। अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स का एडजॉइंट या एडजॉइंट का इन्वर्स है वो क्या होगा, a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर। a अगर सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट सिमेट्रिक होगा, a अगर डायगोनल है तो एडजॉइंट डायगोनल होगा। a अगर सिंगुलर है तो a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a या एडजॉइंट a मल्टीप्लाई a 0 होगा। अभी हम रिवीजन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये रिवीजन वाली शीट मैंने इसलिए डाली है आप स्क्रीनशॉट ले करके और क्विक रिवीजन कर सकें, आपको चीज़ याद रहे। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखा, डायगोनल मैट्रिक्स हमने देखा, जीरो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, नॉर्मल, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट और इनवोलेटरी। कुछ हमने फार्मूला हमने देखे थे 2/2 के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट, इनवर्स, ट्रेस, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, ए और बी का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, और स्क्यू सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे इसको स्प्लिट करते हैं। तो आज हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास जो भी ज़रूरी डेफिनेशन थी, जो भी हमारे पास वर्किंग एग्जांपल थे, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की, वो हमने पढ़ ली। हाँ, अब हम आगे क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस और देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम के PYQs में आपको लेकर आऊँ, वो हम इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करें। उसके बाद हम लीनियर अलजेब्रा में आगे बढ़ेंगे। आज हमने 1 घंटे के आसपास शायद इस क्लास को हुआ होगा, मैंने टाइम चेक नहीं किया है। तो इतनी देर में हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को रिवाइज कर लिया है। हम इसको डीपली नहीं गए हैं क्योंकि इस टाइम को देखते हुए हमें इसको थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ा। अगर आपको कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम आती है इस पूरे चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारे लीनियर अलजेब्रा या सेट के जो वीडियोज़ हैं वो लाए जाएं। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप लोगों का रिस्पांस हो। रिस्पांस आप कैसे दे सकते हैं, कि आपको यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या क्या चीज़ें रही या कमी रही या कुछ चेंज करना है वो, और आपको इसको सब्सक्राइब भी करना है ताकि हमें पता चले कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि हम आगे उसके अकॉर्डिंग बढ़ाएं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का केवल मतलब ये नहीं होता है कि हमें चीज़ों को ग्रो करना है, इसका मतलब ये भी होता है कि आपका जो फीडबैक है वो हम तक मिल रहा है। अगर ये फीडबैक कमज़ोर मिलता है तो हमें लगता है कि शायद स्टूडेंट को या तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही इस लेवल पे, या उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, उनको कोई और चीज़ चाहिए। तो आपका रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, आप रिएक्ट करें और अपनी इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले चीज़ों को आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो आपके पास आज जो भी मैंने होमवर्क भी दिया था बीच बीच में स्लाइड्स में, वो आपको करना है, और आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इसमें से हो सकता है आपको एक से एग्ज़ाम में 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक भी मिल जाए। हो सकता है 1 मिले, हो सकता है 2 मिल जाए। नेट में भी कई बार इसमें से 1 क्वेश्चन तक आ जाता है। बाकी के जो एग्ज़ाम है, जैसे आप TGT, PGT, फर्स्ट सेकंड ग्रेड, उनमें ज़रूर आपको इसमें से क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनके भी काम आए। और आपको अगर ये स्लाइड चाहिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं जो पाम इंस्टीट्यूट के नाम से आपको मिलेगा। इस नाम से आप सर्च करोगे तो एक आपको चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि ये स्लाइड्स हैं वो अपलोड कर दूँ, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके अपने फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।